जब चंगेज खान की औलाद ने दुनिया को अपने घोड़ों के साए में जकड़ना शुरू किया तो मशरिक की सरजमीन पर एक नया तूफान उठा। वो तूफान जिसका नाम हलाकू खान था। एक ऐसा शख्स जिसके कदमों तले सल्तनतें लरजती थीं और जिसके नाम से शहरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे। वो चंगेज खान का पोता और तोलवी खान का बेटा था और बचपन से ही खून, जंग और ताकत के दरमियान परवान चढ़ा। इसके दिल में दुनिया को फतह करने की आग जल रही थी। जब मनको खान मंगोल सल्तनत का हाकिम बना तो उसने अपने भाई हलाकू को हुक्म दिया कि वो मशरिक वस्ता की तरफ बढ़कर मंगोल ताकत को वहां तक फैलाए जहां सूरज डूबता है। हलाकू खान ने इस हुक्म को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। 1253 में उसने अपने लश्कर को तैयार किया। वो लश्कर जो दुनिया के हर कोने में दहशत की अलामत बन चुका था। हजारों घुड़सवार, तीर अंदाज, मंजनियकें, आतिशजन आलात और वो सिपाही जिनकी तलवारें चमकती नहीं बल्कि जलती थीं। मंगोल फौजें जब किसी समत बढ़ती थीं तो जमीन थरथरा उठती थी। हलाकू ने अपने कदम सबसे पहले ईरान की समत मोड़े। वहां इस्माइली फिदाइयों के मजबूत किले मौजूद थे जिन्हें हशाशिन कहा जाता था। ये वही फिदाई थे जिन्होंने कई बादशाहों, वजीरों और जर्नलों को खुफिया तौर पर कत्ल किया था। हलाकू खान ने फैसला किया कि सबसे पहले इन फिदाइयों के जाल को खत्म करेगा। उसने अपने लश्कर को कज़वीन की तरफ बढ़ाया जहां पहाड़ों में फिदाइयों के किले थे। वो किले पत्थरों के सीनों में ऐसे पैवस्त थे जैसे वक्त ने उन्हें जमीन के दिल में दफन कर दिया हो। लेकिन मंगोल तोपखाने और मंजनकूहे ने पहाड़ों को लर्जा दिया। कई दिन तक मंगोलों ने किलों पर पत्थर बरसाए, आग बरसाई और पानी के जखीरे बंद कर दिए। एक एक करके फिदाइयों के किले जमीन बोस होने लगे। उनका सबसे मजबूत किला कलमौत था, वही जहां उनके रहनुमा हसन सबा के जानिशीन बैठे थे। हलाकू ने उसे घेर लिया। कई हफ्तों तक मुसलसल हमलों के बाद किले की दीवारें गिर गईं। वो फिदाई जिन्होंने कभी खौफ ना माना था आज मंगोल नेज़ों के सामने बेबस हो गए। हलाकू खान ने फिदाइयों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। उनके किले राख बन गए और पहाड़ों में सिर्फ धुआं बाकी रहा। अब इसकी निगाहें एक और बड़े हदफ पर थीं, बगदाद, खिलाफत अब्बासिया का दारुल खिलाफा। वो शहर जिसे सदियों से इल्म, तमद्दुन और इस्लाम का मरकज़ माना जाता था। हलाकू जानता था कि बगदाद का तख्त गिराना पूरी इस्लामी दुनिया को झुकाने के मुतरादिफ होगा। 1257 में इसने बगदाद की तरफ मार्च शुरू किया। इसकी फौज में 1 लाख से ज्यादा सिपाही थे। दजला व फरात के मैदानों में मंगोलों के घोड़ों के नलोहे की आवाज गूंजने लगी। खलीफा अल-मुस्तसिम बिल्लाह को इत्तला मिली कि मंगोल फौजें करीब पहुंच चुकी हैं, मगर उसने जंग की तैयारी के बजाय वक्त ज़ाय किया। बगदाद के दरवाजे मजबूत थे लेकिन हलाकू खान के इरादे लोहे से भी ज्यादा सख्त। जनवरी 1258 में मंगोल फौज ने बगदाद का मुहासरा कर लिया। शहर के चारों तरफ खंदकें खोद दी गईं, मंजनकूहे पर पत्थर रखे गए, आग के गोले तैयार हुए और तीर अंदाजों ने अपनी कमानें तनी। चंद दिन बाद शहर पर पहला हमला हुआ। दीवारों पर मंगोलों के तीर बारिश की तरह बरसे। तोपों की घन गरज, जलते हुए घरों की चिंगाड़ और चीखों की आवाजें फिजा में गूंजने लगे। बगदाद के मुहाफिज बहादुरी से लड़े मगर मंगोलों की तादाद और ताकत के सामने सब कुछ बेसूद साबित हुआ। चंद ही दिनों में शहर की दीवारें टूट गईं। मंगोल फौज बगदाद में दाखिल हो गई। वो दिन इंसानियत की तारीख का एक सियाह दिन था। मंगोल फौज ने कत्ल आम शुरू कर दिया। गलियों में खून बहने लगा, मसाजिद में लाशें गिरीं, घरों को जलाया गया, औरतों को गुलाम बनाया गया और बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया। लाखों लोग मारे गए। दजला का पानी खून से सुर्ख हो गया, फिर सियाही से काला, क्योंकि हलाकू के सिपाहियों ने बगदाद की अजीम लाइब्रेरी की किताबें दरियाए दजला में फेंक दीं। हजारों साल का इल्म पानी में बह गया। तारीख लिखती है कि दरिया कई दिनों तक काला रहा। खलीफा अल-मुस्तसिम को कैद करके हलाकू के सामने पेश किया गया। वो जिस तख्त पर बैठकर दुनिया पर हुक्मरानी करता था आज जमीन पर गिरा हुआ था।
हलाकू ने इसके सोने के खजाने दिखाए और कहा, जब मैं आया था तो ये सोना क्यों ना इस्तेमाल किया। फिर हुक्म दिया कि खलीफा को सोने के सिक्कों में लपेटकर कुचल दिया जाए। बगदाद की अब्बासी खिलाफत खत्म हो गई, इल्म व तहजीब का मरकज राख बन गया और मंगोल दुनिया के नए आका बन गए। बगदाद की तबाही के बाद हलाकू खान ने अपनी फौज को शाम की तरफ बढ़ाया। इसके रास्ते में जो भी शहर आया उसने उसे जमीन बोस कर दिया। तबरेज, नीशापुर, हमजान, अस्फहान और हुल्ला, हर शहर में मौत और तबाही का राज कायम हुआ। मंगोलों की तलवारें मुसलसल खून से तर रहती थीं। शाम के किले एक एक करके गिरते गए। हलब का मुहासरा कई दिनों तक जारी रहा। शहर के दरवाजे लोहे के थे मगर मंगोल आग ने उन्हें मोम बना दिया। शहर जल उठा और उसके बाद दमिश्क का रुख किया गया। दमिश्क के लोग मंगोलों के जुल्म की खबरें सुनकर खौफजदा हो चुके थे। इनमें से कुछ ने मुकाबला किया मगर ज्यादातर ने दरवाजे खोल दिए। हलाकू ने जहां कहीं मुजाहमत मिली वहां जमीन पर कुछ न छोड़ा। इसकी जंगी हिकमत अमली सादा मगर तबाहकुन थी। पहले मुहासरा, फिर आग, फिर कत्ल-आम। वो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करता था ताकि अगला शहर खुद सर झुका दे। यही वजह थी कि बहुत से किले लड़े बगैर हथियार डाल देते। इसकी फौज नज्म व ज़ब्त में मिसाली थी। हर सिपाही को हुक्म था कि अगर कोई पीछे हटे तो उसे वहीं कत्ल कर दिया जाए। इसके लश्कर के साथ मंजनियकें, आतिशगीर मादे और वो जंगी मशीनें थीं जो इस दौर में दुनिया ने कभी नहीं देखी थीं। वो शहर की दीवारों को गिराते, दरवाजे जलाते और फिर आगे बढ़ जाते। ईरान और शाम के बाद हलाकू ने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए इन इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किए। हर शहर में मंगोल अफसर तैनात किया गया जो टैक्स जमा करता और बगावत का कला कमा करता। जो बगावत करता इसका अंजाम वही होता जो बगदाद का हुआ था। इस दौरान उसके लश्कर ने कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़े। आज़रबाईजान के मैदानों में उसने मकामी अफवाज को शिकस्त दी। फारिस के जुनूब में बगावतें कचले। खरासान के पहाड़ों में बच जाने वाले फिदाइयों को मिटाया। इसने अपनी फौजी मुहिम्मात को इस कदर मुनज़्ज़म किया कि मशरिक़ वस्ता का बेशतर हिस्सा उसके ज़ेरे तसल्लुत आ गया। मंगोल जंगों का अंदाज ज़ालिमाना मगर मुअस्सिर था। वो दुश्मन की ज़मीन को जला देते, खाने के ज़ख़ीरे ख़त्म कर देते और पानी की नहरें बंद कर देते। फिर भूख, प्यास और खौफ के मारे दुश्मन खुद हथियार डाल देता। उनके हमले सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि नफसियाती दबाव से जीते जाते थे। जब हलाकू ईरान के दारुल हुकूमत तबरेज़ पहुंचा तो उसने वहां एक अजीम फौजी मरकज़ कायम किया। वहीं से इसने शाम की तरफ मुहिम्मात भेजें। इसके सिपाहियों ने अंतिके तक पहुंचकर सलीबियों के कई किले तबाह किए। हलब के बाद हमस, बाल्बिक और बसरा तक उसके लश्कर के साए पहुंचे। हर जगह एक ही मंजर था, जली हुई इमारतें, खाक में मिले किले और खामोशी जो मौत की निशानी थी।